तो कल मैं बताया था आपको ग्रुप थ्योरी बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट, मेजर फर्स्ट पेपर। तो उसमें कल ही बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है ना। बाइनरी ऑपरेशन ये बताया था, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बताया था। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो बाइनरी ऑपरेशन को हिंदी में द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, और इसको कहते हैं एक बीजीय संरचना, ठीक है ना। इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है कि 3 और 4 ए बिलोंग इन एन, तो 3 और प्लस 4 क्या होगा 7, और 7 प्राकृतिक संख्या है, तो प्लस क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन 3 से 4 को घटाते हैं तो -1 आता है, एन का एलिमेंट नहीं है, तो माइनस बाइनरी ऑपरेशन एन में नहीं है, ठीक है। और जब आपको पता चल गया कि एन में प्लस बाइनरी ऑपरेशन है तो एन और प्लस एक साथ लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं एक बीजीय संरचना। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक बीजीय संरचना कहलाता है, ये बताए थे कल। फिर कोई जैसे मान लो नॉन एम्प्टी सेट एक जी है और इसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। कौन कौन? G1, G2, G3, G4, G5। G1 का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, संबरक नियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर ऑल अल्फ़ा और ए बी बिलोंग इन जी, तो ए और स्टार बी बिलोंग इन जी। फिर दूसरा क्या बताया था? एसोसिएटिव लॉ, साहचर नियम। तो 3 एलिमेंट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन जी, तो ये दिखाना पड़ता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार और बी स्टार सी, ये। फिर क्या दिखाना पड़ता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व, यही ना। तो क्या होगा? फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग इन जी सच दैट ये दिखाए थे कि ए में ई को जोड़ो, स्टार लगाओ ए और ई के बीच में, तो ए में कोई फर्क ना पड़े, ए में कोई फर्क ना पड़े, तो ई कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग इन जी सच दैट क्या करें? ए और ए इनवर्स के बीच में स्टार लगाएं तो क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तब ए इनवर्स ए का इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। और G5 क्या बताए थे? कॉम्यूटेटिव लॉ, क्या बताए थे? कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन जी, तो ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए? बी स्टार ए होना चाहिए। तो यदि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार केवल G1 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, उसको क्या कहते हैं? कल्प समूह या क्वासी ग्रुप। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार जब G1 और G2 2 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कहते हैं सेमी ग्रुप, अर्ध समूह। यदि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार G1, G2, G3 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, इसे मोनोइड कहते हैं, एक समूह ही कहते हैं, ठीक है। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार यदि 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, G1, G2, G3, G4, तब इसे ग्रुप कहते हैं। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को समूह कहते हैं, ग्रुप है, जो कि पूरी ग्रुप थ्योरी इसी पर आधारित है ना। अब जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार G1, G2, G3, G4, G5 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तो उसे आबेलियन ग्रुप कहते हैं, आबेली समूह कहते हैं, आबेली समूह कहते हैं, आबेलियन ग्रुप कहते हैं। यदि किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या निश्चित हो तो उसको परिमित ग्रुप कहते हैं, अनिश्चित हो तो अपरिमित ग्रुप कहते हैं। इतना तक बताए थे कल, अब आगे देखो, ठीक है। तो देखो
परिमित ग्रुप पर आधारित एक क्वेश्चन जो कि ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, एक है इकाई के घनमूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है, एक परिमित आबेली ग्रुप होता है, और इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है, एक परिमित आबेली ग्रुप होता है। इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे फेमस क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का। ठीक है, तो उनमें से देखो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इकाई के घनमूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आबेली ग्रुप होता है। एक परिमित आबेली ग्रुप होता है, परिमित आबेली समूह होता है, परिमित आबेली समूह होता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इकाई के घन मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आबेली समूह होता है। एक परिमित आबेली समूह होता है, एक परिमित आबेली समूह होता है इकाई के घनमूलों का समुच्चय। ठीक है ना। अब हम इकाई के घनमूलों का समुच्चय निकालते हैं, क्योंकि आपको 11वीं क्लास में एनसीईआरटी बुक आ गई थी, इकाई के घनमूल आप पढ़े नहीं हो तो इकाई के घनमूल पहले निकालते हैं, फिर जो घनमूल होते हैं उनका एक समुच्चय निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप घनमूल का सामान्य अर्थ समझते थे 8वीं क्लास में, आप 8 की घात 1/3, 8 की घात 1/3 का मतलब होता था 2 की पावर 3 कर देते थे, अब पावर 1/3 तक कट जाता था तो आ जाता था क्या, 2। ठीक है ना, तो 8 का घनमूल 2 होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, और कोई कहे 25 का वर्गमूल क्या होगा, तब 25 को √25 लिखा करते हो, या कि 25 की घात 1/2 करते हो ना वर्गमूल। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात 2 की घात 1/2, 2 कट गया तो क्या आया, 5। ठीक है, पर ये कंप्लीट सही नहीं है कि 8 का घनमूल 2 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, 8 का घनमूल वे संख्याएं होंगी जिसका घन करने से 8 आता हो। तो बहुत सारी संख्या हो सकती है, एक से अधिक भी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे 25 का वर्गमूल वे संख्याएं होंगी जिसका वर्ग करें तो 25 आता हो, तो 5 का वर्ग करेंगे तब भी 25 आता है, और -5 का वर्ग करें तब भी 25 आता है। इसका मतलब 25 का वर्गमूल 5 भी है और -5 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 8 का जो घनमूल है, 8 का घनमूल आप वहाँ जो 8वीं क्लास में पढ़े थे वे कंप्लीट नहीं पढ़े थे सही। 8 के घनमूल को ऐसे लिखते हैं, 8 गुणे 1/, यहाँ 1/3 है तो 8 के घनमूल तो 3 मूल होंगे घनमूल, 1/4 तो 4 मूल होंगे, 1/5 तो क्या होंगे, 5 मूल होंगे, यहाँ 1/2 तो 2 मूल होते हैं, +-5, एक +5 एक -5। तो 8 की घात 1/3 तो इसको लिखते हैं 8 की घात 1/3 को 8 गुणे 1 लिख दो और पावर 1/3। इसका मतलब 8 की घात 1/3, 1 की घात 1/3, तो 8 की घात 3 का मतलब होगा 2 की घात 3 की घात 1/3, और 1 की घात 3 का मान होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। अब ये 1 ओमेगा स्क्वायर है क्या। ठीक है, तो ये 3 कट गया, तभी बताते हैं, ये 2 आ गया, ये आया 1 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 का अंदर गुणा कर दिए तो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार 8 का घनमूल ये होता है 2, 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 होता है, और 1 + ओमेगा बराबर -ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर -ओमेगा होता है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। ओमेगा एक ग्रीक अक्षर है। ठीक है, ग्रीक अक्षर है। ठीक है, इकाई के घनमूल को दर्शाते हैं ओमेगा से। तो यहाँ पे देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यदि हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। फिर 2 ओमेगा का क्यूब करते हैं तब क्या आएगा, 8 ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 8 गुणे 1 तो 8 आया कि नहीं आया।
अब यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब करते हैं, तो 2 का क्यूब ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है, तो क्या होगा 8 ओमेगा की पावर 6 है, तो 8 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो क्या आएगा 8 इंटू 1 इंटू 1, इस क्या हुआ 8। यानी तीनों का क्यूब करने से 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का जब क्यूब करने से 8 आ रहा है तो 8 का घनमूल तो 2 भी होगा, 8 का घनमूल 2 ओमेगा भी होगा, 8 का घनमूल 2 ओमेगा स्क्वायर भी होगा। तो ठीक है, तो घनमूल क्या होगा, हम उसमें पहले इकाई के घनमूल तो हम पढ़े नहीं थे, ठीक है, इसलिए वहाँ 8वीं क्लास में सिर्फ इतना बता दिया जाता था कि 8 का घनमूल 2 होता है, लेकिन 8 का घनमूल क्या क्या होता है, 2 ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो घनमूल निकालते क्या, इकाई का घनमूल का मतलब 1 का घनमूल, इकाई का घनमूल मतलब 1 का घनमूल। तो इकाई के घनमूलों का जो समुच्चय है गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक समूह बनाता है, तो गुणन संक्रिया के सापेक्ष समुच्चय को हम जी मान लेंगे, जिसके एलिमेंट क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर। ये दिखाएंगे कि इसमें गुणन संक्रिया पांचों प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, संबरक नियम, साहचर्य नियम, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व और क्रम विनिमय नियम। अब पांचों नियम का पालन यदि गुणन संक्रिया करती है तो जी क्या कहलाएगा, जी डॉट एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, गुणन संक्रिया है यहाँ। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाएगा, एक आबेली समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक आबेली समूह कहलाएगा, बशर्ते इसकी जो संक्रिया है 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करे, G1, G2, G3, G4, G5। ठीक है, G1 का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, G2 का मतलब एसोसिएटिव लॉ, G3 का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, G4 का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और G5 का मतलब कम्यूटेटिव लॉ। और जब 5 प्रॉपर्टी होल्ड करती है बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट में, तो वह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो होगा क्या कहलाएगा, आबेली समूह कहलाएगा, आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो इसको हम दिखाते हैं थोड़ा व्यवस्थित, पूरी समरी तो हम पूरी चीज़ बता ही चुके, अब उसको थोड़ा व्यवस्थित लिखना भर है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम इकाई का घनमूल निकालते हैं ताकि आपको घनमूल निकालना भी आ जाए। तो माना परीक्षा में भी निकालना पड़ेगा, तो माना 1 की घात 1/3 बराबर x। इकाई के घनमूल हम जानते नहीं हैं तो क्या मान लिए x है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने का मतलब घात 3 लगाना। तो 1 की घात 1/3 है, घात 3 लगा दिए, s की घात 3 लगा दिए, 3 तक कट गया तो 1 बराबर s³ हो गया। तो इसको s³ इधर लिख दिए, 1 इधर लिख दिए, 1 को इधर ले आए, s³ - 1 बराबर 0। इसी को लिख सकते हैं s³ - 1 का क्यूब बराबर 0। ठीक है, एक फार्मूला पढ़े थे 8वीं क्लास में, a³ - b³, तो a - b a² प्लस ab प्लस b², ये होता है। तो ये फार्मूला लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, s - 1 x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s - 1 x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। ठीक है, तो s - 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू क्या, s इज इक्वल टू -b और प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये होगा 4 बटे क्या होगा 2। इसी को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या हुआ -1 और प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू -1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू -1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या होगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 और प्लस, देखो √3 लिख दो, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3,
और -1 के स्थान पे लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, जानते हो ना, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, ठीक है। अपान क्या होगा, हाँ आयोटा उसको पढ़ते हैं, ये ग्रीक लेटर है। रूट ऑफ -1 के लिए एक जर्मन गणितज्ञ आयलर ने रूट -1 को आई से डिनोट किया और उनका नाम आयलर था। जब इसलिए जब रूट -1 को आई का उपयोग जब रूट -1 के लिए उपयोग किया जाता है तो इसको आयोटा पढ़ते हैं। आयलर उनका नाम था, इसलिए आयलर से आयोटा बना है, ठीक है। तो जब रूट ऑफ -1 के लिए आई का उपयोग किया जाता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे √3 को लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 गुणा करें तो 3 ही आएगा और -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो S = 1 हो गया, R S = -1 और प्लस माइनस है, इसका पेयर बन रहा है। और देखो यहाँ पे √3 गुणे √3 ऐसे और गुणे आयोटा, आयोटा का भी जोड़ा बन रहा है, √3 का भी जोड़ा बन रहा है। अब बटे क्या लिख दिए, 2। तो यहाँ पे S = क्या हुआ, 1 और R S = -1 और प्लस माइनस √3 आयोटा आ गया, इसका वर्गमूल, ठीक है। बटे क्या हुआ, 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि S = 1 और R ऐसे प्लस चिन्ह लेते हैं पहले, तो -1 प्लस √3 आयोटा बटे 2 और फिर S = माइनस चिन्ह लेते हैं तो -1 और माइनस √3 आयोटा अपान 2, ये हुआ। एक बार प्लस चिन्ह लिए, एक बार माइनस, यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा है तो पहले प्लस चिन्ह लेकर लिख दिए, फिर दोबारा माइनस चिन्ह लेकर लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार इकाई के जो घनमूल आया 1 की घात 1/3 बराबर 1 आ गया 1, फिर ये -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2 और ये फिर -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2, ये इकाई के घनमूल आ गए, ठीक है। ये और ये कामा लगा के, ठीक है। अब इसी में से कहाँ समझ में नहीं आया, ये यहाँ से ये वर्ग समीकरण का सूत्र विधि नहीं पढ़े थे, S बराबर -b प्लस माइनस √ ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान, हाँ b है, हाँ ये देखो, ये इसको तो a का मान क्या है, इसकी तुलना करोगे किससे, ax² प्लस bs प्लस c से। तो s स्क्वायर के पहले a, तो s स्क्वायर के पहले यहाँ 1 है तो a बराबर 1, s के पहले b तो b बराबर 1, s के पहले c के स्थान पे 1, c बराबर 1। तो सूत्र में मान रख दिए तो b के स्थान पे 1 रख दिए, प्लस माइनस सूत्र में होता है, प्लस माइनस b स्क्वायर तो b के स्थान पे 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 × a का मान 1 c का मान 1, ये बटे 2 गुणे 1, ठीक है। तो s बराबर 1, s बराबर -1 प्लस माइनस √ ऑफ 1 - 4 अपान 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 - 4 तो -3, -3 को 3 × -1 आगे। अब इसमें इकाई के जो घनमूल निकले हैं तो एक वास्तविक घनमूल है, 2 सम्मिश्र घनमूल हैं। देखो आयोटा के पदों में है 2 ठो, 8 में आयोटा नहीं लगा है। तो इकाई के घनमूलों में एक वास्तविक घनमूल होता है, 2 सम्मिश्र घनमूल होते हैं। क्या होते हैं, सम्मिश्र घनमूल होते हैं, सम्मिश्र संख्या होती हैं, है ना। तो स्पष्टतः इकाई के घनमूलों में से एक वास्तविक तथा 2 अधिकल्पित घनमूल हैं। दो अधिकल्पित घनमूल हैं। अब जो अधिकल्पित घनमूल हैं उनमें से इसका वर्ग, देखो इसका वर्ग कर दोगे तो ये आ जाएगा और इसका वर्ग कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इकाई के अधिकल्पित घनमूलों की, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इकाई के अधिकल्पित घनमूलों में से इकाई के घनमूलों में से, क्योंकि इस क्वेश्चन का योग पूरे बुक में है, लास्ट तक 5वीं यूनिट तक हम इसका यूज करेंगे, इसलिए इसको हम डिटेल समझा रहे हैं, है ना।
इकाई के अधिकल्पित घनमूलों में से प्रत्येक दूसरे का वर्ग होता है, प्रत्येक दूसरे का वर्ग होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपान 2 का जब स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा, ये देखो, इसका जब वर्ग कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इसका वर्ग कर दोगे तो ये आ जाएगा, बराबर क्या, -1 और रूट 3 आयोटा अपान 2 एंड -1 और रूट 3 आयोटा अपान 2 का स्क्वायर बराबर -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपान 2। ये इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा दिखाते हैं आपको। हम एक को दिखाते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो ये आ जाएगा, दिखाते हैं। -1 और प्लस रूट 3 आयोटा अपान 2 का वर्ग इकाई के अधिकल्पित घनमूलों में से प्रत्येक दूसरे का वर्ग होता है। स्पष्टतः इकाई के घनमूलों में से एक वास्तविक तथा 2 अधिकल्पित घनमूल होते हैं, अब देखो इसका वर्ग करते हैं तो इसका क्या करेंगे, अंश का वर्ग अलग, हर का वर्ग अलग, तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। अब देखो रूट 3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसको प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, रूट 3 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू रूट 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपान 4। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, आयोटा का स्क्वायर ये हो गया 2 रूट 3 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 है, अपान क्या होगा 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये होगा 2 रूट 3 आयोटा प्लस 1 अपान क्या हुआ 4, ये क्या आएगा -3 -2 रूट 3 आयोटा और प्लस 1 अपान 4। -3 और प्लस 1 क्या होगा, -2, तो -2 और -2 रूट 3 आयोटा अपान 2 4, तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसे 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिए तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपान क्या हुआ 2 इंटू 2, तो 8 2 कट गया, तो क्या आ गया -1 और माइनस रूट 3 आयोटा अपान 2। तो देखो इसका हम वर्ग किए तो ये आया कि नहीं आया, तो इकाई के अधिकल्पित घनमूल थे ये, और ये दोनों थे, एक प्लस चिन्ह लेने पर आया था, एक माइनस चिन्ह लेने पर आया था, लेकिन इसका वर्ग किए तो ये आ गया। इसका मतलब इकाई के अधिकल्पित घनमूलों में से प्रत्येक दूसरे का वर्ग होता है, इसका वर्ग करेंगे तो ये आया, अब इसका यदि वर्ग करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्रत्येक एक दूसरे के वर्ग होते हैं, इस बात की स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं हुआ, कि इसका वर्ग किए तो दूसरा अधिकल्पित घनमूल आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम इकाई के घनमूल को कैसे लिख सकते हैं, आप इधर का लिख चुके हो, तो देखो इकाई के घनमूल जो हम इस प्रकार से लिखे थे अभी, इकाई का घनमूल 1 की घात 1/3 बराबर लिखे थे 1 कामा, फिर क्या ये -1 और प्लस रूट 3 आयोटा अपान 2। अब देखो ये इसके स्थान पे लिखा जा सकता है इसी का वर्ग है, अभी किए ना, देखो इसका वर्ग किए तो ये आ गया, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका वर्ग लिख सकते हैं ना, तो इसके स्थान पे हम लिखे देते हैं अब -1 और प्लस रूट 3 आयोटा अपान 2 का वर्ग, क्योंकि हल करोगे तो यही आएगा, करके दिखा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की घात 1/3 का मान ये तीनों हो गया, तो इसको हम एक क्या करते हैं, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपान 2 को ओमेगा मानते हैं। ये क्या है, ग्रीक लेटर है, क्या, ठीक है, ग्रीक लेटर ओमेगा। तो जब इसको ओमेगा मान लिए तो देखो यहाँ पे
ये 1 ये ओमेगा, ये क्या हो जाएगा फिर ओमेगा स्क्वायर। तो एक का घनमूल क्या बन गया फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हुआ। अब इकाई के घनमूलों का योगफल जो होता है शून्य होता है। इकाई के घन मूलों का योग शून्य होता है, योग शून्य होता है, अर्थात 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर शून्य। तो प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा का मान क्या है, ये है -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2। ओमेगा स्क्वायर का -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2। इसके नीचे एक लिख के लघुत्तम लो, लघुत्तम 2 आएगा। तो 2 का गुणा 1 के साथ 2 हुआ, ये -1 प्लस √3 आयोटा, और ये -1 माइनस √3 आयोटा। √3 आयोटा प्लस में है, माइनस में तो कट गया। -1 क्या हुआ 2, तो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 बटे 2, तो 0 बटे 2, तो 0 आ गया। तो इकाई के घनमूलों का योगफल 0 हुआ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का मान तो ये है, ओमेगा स्क्वायर का मान ये माइनस वाला है। अब 1 2 1 का लघुत्तम लिए तो 2 आया, 2 में 1 का भाग दे तो 2 आया, 2 का गुणा 1 के साथ तो 2। अब 2 में 2 का भाग तो 1, 1 का गुणा इसके साथ तो यही, और 2 में 2 का भाग तो 1, 1 का गुणा इसके साथ तो यही। ये प्लस में है, ये माइनस में तो कट गया, ये 2 है ही, और -1 और -1 तो -2, तो 2 माइनस 2, तो 0 बटे 2, तो 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। अब इकाई के सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। तो इकाई के सम्मिश्र घनमूल कौन कौन है, ओमेगा और ओमेगा, ये तो वास्तविक है ना। तो दोनों का गुणनफल करोगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा क्यूब। तो दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इकाई के सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल, इकाई के सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल, इकाई मतलब 1, इकाई के सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। इकाई के सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है, अर्थात ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, ओमेगा क्यूब बराबर 1, ये सिद्ध कर ये होता है। ठीक है। तो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ओमेगा क्यूब लिख लिए, ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू जानते हो -1 प्लस √3 आयोटा अपान 2, और इसकी वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2। अब देखो ये क्या लिखोगे, माइनस देखो यहाँ फार्मूला लग जाएगा a प्लस b, ये a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 का गुणा 2 के साथ तो 4, और -1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 3 है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपान 4। 1 लिखे रहो, -3 लिखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बटे 4, तो 1 माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस 3 बटे 4, 1 और 3 तो 4 बटे 4 कट गया 1। तो इकाई के सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। इकाई के सम्मिश्र घनमूल कौन कौन थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था, एक तो वास्तविक घनमूल है। ठीक है। तो ओमेगा क्यूब का मान क्या आ गया, 1 है। ठीक है।
अब इकाई के घनमूलों का समुच्चय जी मानते हैं, जिसके एलिमेंट हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब हम सिद्ध करेंगे कि जी क्या है, गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप है। इकाई के सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल 1 होता है, ये दिखाया गया। अब हम इकाई के घनमूलों का समुच्चय लेते हैं, इकाई के घनमूलों का समुच्चय। ये वाली लाइन लिख लिए हो, लिख लिए? अच्छा, इसको मिटा देते हैं। अब माना इकाई के घनमूलों का समुच्चय, माना इकाई के घन मूलों का समुच्चय क्या है, जी है, जिसके एलिमेंट क्या है, 1 कामा ओमेगा स्क्वायर, 1 कामा ओमेगा स्क्वायर। तब हमें सिद्ध करना है कि जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आबेली ग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है कि जी, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष, गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आबेली ग्रुप है, एक परिमित आबेली ग्रुप है, परिमित आबेली ग्रुप है। ग्रुप यानी समूह, परिमित आबेली समूह है, परिमित आबेली ग्रुप है। ठीक है, इसको नीचे के ना, नीचे का अर्थात एक बीजी संरचना, एक बीजी संरचना जी अकामा डॉट कोई अरिक्त समुच्चय उसमें परिभाषित संक्रिया के साथ क्या कहलाता है, एक बीजी संरचना। अर्थात एक बीजी संरचना एक आबेली समूह है, एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है या आबेली समूह है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दिखाना होगा कि संक्रिया गुणन, इसके लिए हमें दिखाना होगा कि संक्रिया गुणन जी में, गुणन जी में निम्नलिखित अभिग्रहितों को, निम्नलिखित अभिग्रहित या गुणधर्म निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे, निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे, संतुष्ट करे, निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। नंबर फर्स्ट क्या है, जीवन। नंबर फर्स्ट क्या है, जीवन। जीवन का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबरक, संबरक गुणधर्म, संबरक गुणधर्म, संबरक गुणधर्म। तो इसके लिए गुणधर्म हेतु लिखो, गुणधर्म हेतु संयोजन तालिका, संयोजन तालिका निम्नानुसार बनाते हैं, निम्नानुसार बनाते हैं।
और संयोजन तालिका कैसे बनाते हैं देखो, इस प्रकार। देखो यहाँ पे, यहाँ गुणा का चिन्ह बना दो, इधर लिख दो जी के अवयव 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी लिख दो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। पहले क्या करें, 1 का गुणा 1 के साथ किए तो 1 आया, 1 का गुणा ओमेगा के साथ तो ओमेगा आया, 1 का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा स्क्वायर आया। ठीक है। अब क्या करेंगे, ओमेगा का गुणा 1 के साथ तो ओमेगा, ओमेगा का गुणा ओमेगा के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब का मान 1, समझ गए। ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब का मान 1 है। ठीक है। अब देखो, ओमेगा स्क्वायर का गुणा 1 के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ तो 1 है, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर के साथ तो की घात, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा, तो क्या लिख दें यहाँ ओमेगा। तो जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट में जब गुणा लगाते हैं तो रिजल्ट ये ए आने वाले हैं। तो ये जी के बाहर के एलिमेंट हैं कोई, इसका मतलब क्या है, जी के कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उसके बीच गुणा लगाते हैं तो जो रिजल्ट आने वाले हैं ये आएंगे, और ये सब जी के एलिमेंट हैं। इसका मतलब गुणन संक्रिया संपर्क नियम का पालन करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट, दो अवयव के बीच गुणन संक्रिया लगाने से प्राप्त अवयव जी का अवयव है, अतः गुणन संक्रिया जी में संपर्क नियम का पालन करती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, संयोजन तालिका से स्पष्ट है, संयोजन तालिका से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि जी के किन्हीं भी दो अवयवों के बीच संक्रिया गुणन लगाने से परिणामी अवयव जी का ही अवयव है। जिसका अर्थ है कि संक्रिया गुणन जी में संबरक नियम का पालन करती है। इस प्रकार जीवन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, जीवन प्रॉपर्टी क्या हुई, संतुष्ट हुई। अब आता है क्या, G2 एसोसिएटिव लॉ। क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ G2। क्या लिखें, इधर लिख लेना ऊपर। अब G2 लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। हिंदी में कहते हैं इसी को साहचर नियम। ठीक है। तो यहाँ लिखो, फॉर आल का चिन्ह 1 ओमेगा स्क्वायर के लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ इसका गुणा करते हैं, 1 इंटू ओमेगा तो क्या आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 इंटू ओमेगा क्यूब, तो ये भी गुणा करते ओमेगा क्यूब बराबर ओमेगा क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः संक्रिया गुणन जी में साहचर नियम का भी पालन करती है। अतः संक्रिया गुणन
जी में साहचर नियम का भी पालन करती है, साहचर नियम का भी पालन करती है। फिर क्या आता है G3, क्या आता है G3 क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। G3 प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो देखो यहाँ पे संयोजन तालिका से स्पष्ट है, देखो कि जी के किसी भी एलिमेंट में एक का गुणा कर दिए तो ये एलिमेंट आए, तो इन एलिमेंट में कोई फर्क पड़ा? एक में एक का गुणा किए तो एक आया, ओमेगा में एक का गुणा किए तो ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर में एक का गुणा किए तो ओमेगा स्क्वायर आया। तो गुणा एक का किए करने से इन एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कौन तत्समक अवयव कहलाएगा? 1। ठीक है, जी में एक ऐसा अवयव होना चाहिए कि वह अवयव और जी के सारे अवयव के 20 संक्रिया लगाएं तो उन अवयवों में कोई फर्क ना पड़े, तो वह विशेष अवयव कहलाता है, उस संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे एक विशेष अवयव 1 है, और ये 1 एक ऐसा अवयव है कि जी के सारे एलिमेंट और 1 के बीच संक्रिया लगा देते हैं तो उन अवयवों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला विशेष अवयव का नाम क्या पड़ा गया है? तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ है, तो यहाँ पे संयोजन तालिका से स्पष्ट है तो 1 जी में गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि 1 जी में गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। ठीक है, तो संयोजन तालिका से स्पष्ट है, क्या लिखेंगे? संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि अवयव एक गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक है, क्योंकि 1 × 1 तो 1, ओमेगा × 1 तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर × 1 तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 का गुणा करने से इन अवयवों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए तत्समक अवयव है। ठीक है, इसके बाद क्या है? तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया जी में कि नहीं? ऐसा अवयव इस प्रकार से होना चाहिए कि जी के सारे एलिमेंट और वह अवयव के 20 संक्रिया लगाएं तो उन अवयवों में कोई फर्क न पड़े, तो वह विशेष अवयव कहलाता है, उस समुच्चय में तत्समक अवयव, उस संक्रिया के सापेक्ष। ठीक है, अब आता है क्या? G4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सुन लो, एक में किसका गुणा करने से तत्समक अवयव आ रहा है? एक का। एक में एक का गुणा करने से तत्समक अवयव आ रहा है, तो एक का प्रतिलोम एक है। ओमेगा में किसका गुणा करने से तत्समक अवयव आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का गुणा करने से तत्समक अवयव आ रहा है, तो ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है। फिर ओमेगा स्क्वायर में किसका गुणा करने से तत्समक अवयव आ रहा है? ओमेगा का। तो जी में कितने अवयव थे? 3, और तीनों का प्रतिलोम जो होगा जी में है, 1 का प्रतिलोम 1 होगा,
तो 1 का प्रतिलोम 1 होगा तो 1 भी जी में है। ओमेगा का प्रतिलोम होगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर भी जी में है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा होगा, वो भी जी में है। तो जी में जितने एलिमेंट हों सब का प्रतिलोम अवयव भी जी में हो। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ये नहीं है कि प्रतिलोम जी में 55 एलिमेंट हैं और 54 एलिमेंट का प्रतिलोम है, एक का नहीं है, तो क्या बोलेंगे, जी में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जी में 1000 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव नहीं है, तो हम कहेंगे कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जी में जितने एलिमेंट हैं सब एलिमेंट का कोई ना कोई प्रतिलोम अवयव होना चाहिए। प्रतिलोम अवयव कौन कहलाता है? किसी एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव वह अवयव होता है कि यदि उन दोनों अवयव के बीच संक्रिया लगाएं तो तत्समक अवयव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तत्समक अवयव आना चाहिए। तत्समक अवयव के बारे में देख चुके हैं कि तत्समक अवयव यहाँ एक है, दिखाना चुके हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। अब एक में किसका गुणा कर दें कि एक आ जाए, तो एक तत्समक अवयव है, तो एक में एक का गुणा करेंगे तो एक का प्रतिलोम तय क्या हुआ। ओमेगा में किसका गुणा कर दें कि एक आ जाए, तो ओमेगा स्क्वायर का, ओमेगा क्यूब आएगा, उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर हुआ। ओमेगा स्क्वायर में किसका गुणा कर दें कि एक आ जाए, ओमेगा का। तो जिनका हम गुणा करने जा रहे हैं वे सब जी में उपस्थित हैं कि नहीं है? इसका मतलब जी में हर एक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी जी में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि 1 का प्रतिलोम 1, ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा है। ठीक है, तो क्या लिख दें, संयोजन तालिका से स्पष्ट है, संयोजन तालिका, इसको इंग्लिश में लिखना है तो कंपोजिशन टेबल से स्पष्ट है। यह संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि जी के अवयव एक ओमेगा स्क्वायर के प्रतिलोम अवयव क्रमशः प्रतिलोम अवयव क्रमशः क्या है, 1 का 1 है ना, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा है। क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर तो 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा तो 1। ठीक है, और 1 तत्समक अवयव है तथा 1 तत्समक अवयव है। ठीक है, अब आता है G4 क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। हाँ, G5 कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो क्या करेंगे, फॉर ऑल, 2 एलिमेंट को ले लो, ओमेगा स्क्वायर बिलोंगिंग जी। तब हम देखते हैं ओमेगा का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ करो, ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा के साथ करो, दोनों कंडीशन में क्या आएगा, ओमेगा क्यूब 1 = 1। अतः संक्रिया गुणन जी में क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती है। संक्रिया गुणन जी में क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती है। इस प्रकार संक्रिया गुणन जी में आबेली समूह के समस्त अपग्रहितों को संतुष्ट करती है। इस प्रकार संक्रिया गुणन जी में आबेली समूह के समस्त अपग्रहितों को संतुष्ट करती है कि नहीं, 5 प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इस प्रकार संक्रिया गुणन क्या लिखोगे, इस प्रकार संक्रिया गुणन जी में आबेली समूह के
समस्त अभिग्रहीतों को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। इसलिए एक बीजीय संरचना जी डॉट के बीच में कामा एक आबेली समूह है, एक आबेली समूह है, आबेली समूह है। चूंकि जी में अवयवों की संख्या 5 है जो कि परिमित है, चूंकि जी में अवयवों की संख्या 4 है ना, 3 है, अवयवों की संख्या 3 है जो कि परिमित है, जो कि परिमित यानी निश्चित है, जो कि परिमित या निश्चित है। अतः जी डॉट एक परिमित आबेली समूह है, जी डॉट एक परिमित आबेली समूह है, ठीक है। फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है, परिमित आबेली समूह है, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्टूडेंट हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को हिंदी मीडियम में पूरा बनाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे कल मैं जो वीडियो बनाया था तो उसमें से वीडियो कट गया था क्योंकि मेरी मेमोरी फिल हो गई थी। तो यहाँ पे आपको ये बताया था कि उसमें परिभाषा सिर्फ बताया था, कल्प समूह क्या होता है, अर्ध समूह क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या हो, समूह क्या होता है, आबेली समूह क्या होता है, ये डिफाइंड किया था कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार यदि केवल जीवन प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो इसको क्या बोले थे, क्वासी ग्रुप या कल्प समूह। और जी स्टार यदि जीवन G2 को संतुष्ट करती है तो क्या बोले थे, सेमी ग्रुप। और जी स्टार यदि 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, G1 G2 G3, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोइड। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार यदि G1 G2 G3 और G4 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो उसे समूह हो या ग्रुप, ठीक है। और जी स्टार यदि कौन प्रॉपर्टी, G1 G2 G3 G4 G5 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, उसके आबेली समूह कहते हैं। तो सिर्फ यही बताया गया था उस लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ठीक है, जाओ।